जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 की एसएसटी का 5th चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी की न्यू बुक है। उसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है भारत अर्थात इंडिया। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो आंसर नोट करेंगे। भारत को प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्राचीन भारत लगभग 250 सामान्य संवत पूर्व भारत में आज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा शामिल था। सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व पूरे भारत पर शासन किया था। भारत में महाभारत, वेद, विष्णु पुराण जैसे कई प्रसिद्ध ग्रंथ और समृद्ध संस्कृति थी। लोगों को भूगोल और प्रशासन का ज्ञान था। आधुनिक भारत में निर्धारित सीमाएं, निर्धारित राज्य व ज्ञात जनसंख्या है। भारत में राज्यों का संघ, लिखित शासन और विकास के लिए संघर्षरत देश है। यह हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कुछ प्राचीन नाम क्या थे? तो भारत के इतिहास में कई प्राचीन नाम रहे हैं। इनमें से कुछ सबसे उल्लेखनीय नाम इस प्रकार हैं: जम्बूद्वीप, भारत, भारतवर्ष, सप्तवैंधव। फारसी में भारत को हिंदू या हिंदुस्तान भी कहते हैं। यूनानी में इस क्षेत्र का नाम इंडोई या इंडिके कहते हैं। और चीनी में बोलते हैं इंडिया को यिंतु या विंदु कहते हैं। ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट देखते हैं। इस अध्याय के आरंभ में दिए गए भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक मानचित्र का अध्ययन कीजिए। वे कौन सी प्राकृतिक सीमाएं हैं जिसे आप समझ सकते हैं? तो इसकी सीमाएं हैं, भारत की चारों दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। और इसके उत्तर में हिमालय, बंगाल और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप पृष्ठ 710 पर मानचित्र 5.4 में दिए गए कुछ क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं? आपने जिन क्षेत्रों के बारे में सुना हो उनकी सूची बनाइए। तो चित्र देखते हैं सबसे पहले। इस चित्र के बारे में ये यहाँ पर चित्र है, पेज नंबर 79। इसमें ये भारत का मैप दे रखा है और इसमें पूछा है कि मैं मानचित्र में दिए गए क्षेत्रों के कुछ नामों को पहचानता हूँ, जैसे सौराष्ट्र, चोल, कलिंग, वंश, काशी, कोसल, दक्षिण कोसल, अवंती, गांधार। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। क्या आप हिमाच्छादित पर्वतों को पहचानते हैं? क्या आप समझते हैं कि भारत का यह संक्षिप्त विवरण सही है? हाँ, मैंने हिमालय को हिमाच्छादित पर्वतों के नाम से पहचाना है। भारत को समुद्र के उत्तर और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित भूमि के रूप में वर्णित करना सही है, क्योंकि यह भारत की भौगोलिक स्थिति का सही वर्णन करता है। नेक्स्ट, चित्र 5.5 में पृष्ठ 82 में भारत के मूल संविधान के प्रथम पृष्ठ में क्या आप इंडिया अर्थात भारत को समझ सकते हैं? हाँ, इसमें भारत जो हिंदुस्तान है या भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें चित्र दिया हुआ है, इसको देखकर हमें आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या भारत के लिए प्रयुक्त भिन्न भिन्न नामों से इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं? फारसी में हिंदुस्तान, यूनानी में इंडोई, इंडिके, लैटिन में भारत बोलते हैं, और चीनी में यिंतु, अरबी फारसी में बोलते हैं हिंदू, अंग्रेज़ी में इंडिया, फ्रेंच में इंडे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं में अब पूछ रहा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कि अध्याय के आरंभ में दिए गए उद्धरण का क्या अर्थ है? चर्चा कीजिए। श्री अरविंद ने अपने उद्धरण में उत्तर में हिमालय और दक्षिण में 2 समुद्रों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच रहने वाले लोगों के बारे में बात की है। लोगों के पास शरीर या भौतिक चीज़ों के बजाय गहरे विचार और भावनाएं थी। वे नैतिक रूप से मजबूत हैं और लोगों को ईश्वर के करीब लाने में मदद करते हैं। लोगों ने विभिन्न भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों और एकजुटता की भावना का स्वागत किया। सामूहिक रूप से लोग खुद की और दूसरों की, दुनिया के लोगों की मदद करते हैं। उनके पास विविधता में एकता की अवधारणा थी। उन्हें ये सब कई हजार साल पहले मिला था। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें सही गलत पूछा है। तो सबसे पहले ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन किया गया है, तो यह असत्य है। फिर है विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन किया है, ये भी असत्य है। और इसका कारण हो जाएगा, विष्णु पुराण एक प्राचीन ग्रंथ है जो हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। थर्ड है अशोक के समय जम्बू द्वीप में आज का भारत, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश और पाकिस्तान सम्मिलित थे, ये सत्य है। भारत में कश्मीर, कच्छ और केरल समेत कई क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है महाभारत में, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है इसमें हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 2000 वर्ष से भी पहले सर्वप्रथम एक यूनानी शिलालेख में किया गया था, यह असत्य है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार भारत के लिए एक फारसी शिलालेख में किया गया था और यह बाद में लोकप्रिय हुआ। अब इसमें प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का उपयोग हिंदू धर्म के लिए किया गया है, यह भी असत्य है। प्राचीन फारसी में हिंदू शब्द का उपयोग सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों का वर्णन करने के लिए एक भौगोलिक शब्द के रूप में किया जाता था। हिंदू शब्द हिंदू धर्म को संदर्भित नहीं करता है। अब विदेशी यात्रियों द्वारा इंडिया को भारत नाम दिया गया, यह सत्य है। भारत वह नाम है जो सबसे पहले ऋग्वेद में आता है। यहाँ इसका मतलब मुख्य वैदिक लोगों का समूह है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, यदि आपका जन्म 2000 वर्ष पूर्व हुआ होता और आपको अपने नाम का नामकरण करने का अवसर मिलता तो आप किस नाम का चयन करते एवं क्यों? अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। तो ये तो आपको खुद करना होगा, या फिर मैं भी कुछ हेल्प कर देती हूँ, उसको नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले यदि मेरा जन्म 2000 वर्ष पूर्व पहले होता तो निम्नलिखित नाम चुनता भारत देश के। तो पहला है इसमें भारतवर्ष, जिसका अर्थ है भूमि। भरतवंशियों का नाम इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एकता और उनकी साझा विरासत को दर्शाता है। सेकंड नाम चुनते हम कि भारत का सबसे प्राचीन पवित्र साहित्य वेद है, उसमें हो जाएगा वेदांत। और फिर चुनते पर्वतालय। पर्वतालय नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहाँ बहुत सारी चोटियाँ, घाटियाँ, ग्लेशियर, नदियों का उद्गम, वनस्पतियाँ और जीव जंतु हैं। यह हमारी जलवायु में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है समुद्रम। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। पश्चिम तट पर यह अरब सागर से घिरा हुआ है और पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है। महासागर हमें जलवायु विनियमन, भोजन, दवा और परिवहन प्रदान करते हैं। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, प्राचीन काल में विश्व के विभिन्न भागों में लोग भारत की यात्रा करते थे। इस प्रकार की लंबी यात्रा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? कम से कम 4 या 5 उद्देश्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य हो जाएगा व्यापार। भारत मसालों, कपड़ों और कीमती पत्थरों सहित अपने समृद्ध संसाधनों के लिए जाना जाता था। विभिन्न देशों के व्यापारी इन वस्तुओं को खरीदने के लिए भारत आते थे और उन्हें अपनी भूमि बेच देते थे। दूसरा कारण है सांस्कृतिक आदान प्रदान। भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है और कई यात्री इनकी परंपराओं, कला और दर्शन के बारे में जानने के लिए यहाँ आते हैं। ये विविध संस्कृतियों का अनुभव करना चाहते थे और अपनी संस्कृति को साझा करना चाहते थे। तीसरा पॉइंट है धार्मिक तीर्थ यात्रा। भारत हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का घर है। लोग इन पवित्र स्थानों पर जाने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए भारत आते थे। फोर्थ है अन्वेषण। कुछ यात्री खोजकर्ता जो नई भूमि की खोज करना चाहते थे और विभिन्न लोगों के बारे में जानना चाहते थे, वे दुनिया के बारे में जानने के उत्सुक थे और देखना चाहते थे कि भारत में क्या है। फिफ्थ है शिक्षा। प्राचीन भारत को शिक्षा के लिए जाना जाता था। नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों के लिए भारत में बहुत सम्मान था। विद्वान और छात्र गणित, भूगोल, विज्ञान और दर्शन जैसे विषयों का अध्ययन करने के लिए आते थे। यहाँ पर हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।